हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम बस्तर की इस इतिहास वाली सीरीज में 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सोमल देवी के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, कौन थी सोमल देवी, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि कैसे जो सोमेश्वर देव है और जो जयजल्य देव है, इनके बीच कैसी लड़ाई हुई थी। ठीक है, इन दोनों के रिश्ते क्या थे उसको भी जानेंगे। ठीक है, सोमल देवी कौन थी, साथ ही सोमेश्वर देव की कितनी पत्नी थी उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नागवंशी शासक है, ठीक है, वो कौन सी सभा ऐसे गठित करते हैं। ठीक है, और उनके कौन कौन से दान पत्र हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन से ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, इन सब के बारे में हम जो है डिटेल जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्लास सही से चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो क्लास जो है अब सही से चल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सोमेश्वर देव और जाजल्य देव। ठीक है, सोमेश्वर और जाजल्य देव प्रथम के बारे में जो है डिटेल बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस समय सोमेश्वर देव प्रथम जो है शासन कर रहे थे, उसी समय रतनपुर वाले क्षेत्र में कल है ना, कलचुरियों का शासन चल रहा था, और उस समय जो है जाजल्य देव प्रथम का जो है शासन चलता है। ठीक है, क्योंकि सोमेश्वर देव प्रथम आप जानते हैं, कहीं ना कहीं वो रतनपुर क्षेत्र में जाकर वहां 6 लाख, है ना, वहां 6,96,000 गांव को वो जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, जिसके कारण से ये युद्ध होता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। 1090 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठने वाले जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है, 1090 ईस्वी में शासन करने बैठते हैं। जाजल्यदेव प्रथम के पराक्रम का अभिज्ञान रतनपुर शिलालेख से मिलता है। ठीक है, इनका कहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो रतनपुर में इनका शिलालेख लिखाया हुआ है, वहां से जानकारी मिलती है, जिसमें कलचुरी संवत 866 तद अनुसार 1114 ईस्वी में यह शिलालेख जो है उत्कीर्ण या लिखवाया गया है। इस तिथि तक चक्रकोट के सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु हो चुकी थी। मतलब जब ये शिलालेख जब लिखा गया था, तब तक जो है सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जाजल्य देव देखो, लेकिन 1090 ईस्वी में जब सिंहासन करने बैठा, तब आपका सोमेश्वर देव प्रथम जीवित था। ठीक है, लेकिन 1111 ईस्वी के आसपास, 1109 से लेके 1111 ईस्वी के आसपास जो है, इस जो डेट बता रहा हूँ 9 से लेके 11, ठीक है, 1109 से लेके 1111 ईस्वी के इसी बीच में जो है सोमेश्वर देव प्रथम की जो है मृत्यु होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख के 20वें और 21वें पंक्ति में उल्लेखित है, जिसके सातों प्रकार के ऐश्वर्य है, उसने सोमेश्वर को युद्ध में उसकी अपार सेना को मारकर जलाकर मंत्री और रानियों समेत कैद कर लिया, किंतु बाद में उसके माता के कहने पर छोड़ दिया। कहने का मतलब है, जाजल्य देव के जो रतनपुर शिलालेख है उसमें यह उल्लेख मिलता है कि जाजल्य देव प्रथम ने, ठीक है, सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण किया, उनकी अपार सेना को जला दिया, जलाकर मार डाला। साथ ही कुछ मंत्री जो बचे, कुछ रानी उनकी जो रानियां बची, ठीक है, सबको बंदी बनाकर वो अपने पास मतलब रतनपुर ले आया, और रतनपुर लाने के बाद वो वहां बंदी बनाकर रखा हुआ था। तभी सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के कहने पर जो है इन सबको जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, रतनपुर का उपरोक्त शिलालेख अंश में जिस सोमेश्वर का उल्लेख हुआ है वह कौन था, इस पर मत एक नहीं है। कहने का मतलब है, देखो, जिस समय जाजल्य देव शासन कर रहा था ना, उसमें उस समय 3 सोमेश्वर देव शासन कर रहे थे अलग अलग जगह। ठीक है, डॉक्टर हीरालाल शुक्ला ने लिखा है, वस्तु स्थिति तो यह कि जाजल्य देव के द्वारा बंदी बनाया गया सोमेश्वर सोनपुर का सोमेश्वर देव था। उड़ीसा वाला जो सोनपुर है ना, वहां का सोमेश्वर देव था, जो चक्रकोट के छिंदक नृपति सोमेश्वर प्रथम के अधीन एक मांडलिक सामंत था। कहने का मतलब है कि जो सोनपुर का जो सोमेश्वर है, वही जो बस्तर का जो सोमेश्वर है ना, चक्रकोट का जो सोमेश्वर है, उसके अधीन था। मतलब कहने का मतलब, एक जो सोमेश्वर है सोनपुर का, वो अधीन था किसके, या मांडलिक था किसके, चक्रकोट के सोमेश्वर देव के। ठीक है, बालचंद्र जैन ने अपना मत व्यक्त किया है कि जाजल्य देव प्रथम द्वारा पराजित सोमेश्वर, है ना, चक्रकोट का सोमेश्वर था। जो जिसको जाजल्य देव प्रथम ने पराजित किया, वो कौन सोमेश्वर था, तो चक्रकोट का सोमेश्वर था, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, चक्रकोट के छिंदक नृपति सोमेश्वर प्रथम के, है ना, इन्होंने क्या कहा कि ये जो है इसके, यही चक्रकोट का सोमेश्वर था।
मिरासी भी चक्रकोट के सोमेश्वर को ही जाजल्य द्वारा पराजित मानते हैं। डीसी सरकार भी यही व्यक्त करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सोनपुर का सोमेश्वर था, ठीक है, क्योंकि 3 सोमेश्वर उस समय हुए थे, इस कारण थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ था। बट बहुत इस कार्य इतिहासकार यही मानते हैं कि जो चक्रकोट के सोमेश्वर है, उसी को जो है जाजल्यदेव प्रथम ने जो है पराजित किया था। अब पराजित करने के पीछे कारण ये था कि क्योंकि जो सोमेश्वर है चक्रकोट का, वो कहीं न कहीं, ठीक है, कलचुरियों से पहले ही क्या कर लिया था, लोहा ले लिया था। कैसे ले लिया था? क्योंकि उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों के क्या किए थे, 6,96,000 ग्राम को छीन लिए थे, ध्यान रखिएगा। तो रतनपुर का शिलालेख का संपादन करते हुए किलहार्न ने लिखा है, बदले की भावना से प्रेरित होकर सोमेश्वर के राज्य पर जाजल्यदेव प्रथम ने आक्रमण किया। बदले की भावना यह इंगित करता है कि चक्रकोट के सोमेश्वर पर ही आक्रमण किया गया था, क्योंकि उसी ने पूर्व में आक्रमण कर कौशल के 6,96,000 ग्राम छीन लिए थे। मतलब जो रतनपुर वाले क्षेत्र है या कलचुरियों का जो क्षेत्र है, वहां से जो है 6,96,000 ग्राम जो है छीन लिए थे। रतनपुर में उल्लेखित सोमेश्वर को जाजल्यदेव प्रथम ने मंत्री और रानियों सहित कैद कर लिया था, तथा राजा का सपरिवार कैद किया जाना तभी संभव होता है जब पूरी सेना जो है नष्ट हो गई हो। सोमेश्वर द्वारा कौशल के 6,96,000 ग्रामों को छीन लेना युद्ध का एक कारण रहा होगा। जाजल्य ने अपने पुरखों पर लगे कलंक को धो डालना चाहता था। 1095 ईस्वी में जाजल्य सिंहासन पर बैठा। लगभग इसी वर्ष उसने चक्रकोट पर आक्रमण किया और 1095 में ही जाजल्य ने आक्रमण के समय सोमेश्वर की अवस्था जो है 64 से लेकर 80 वर्ष के बीच रही होगी। जिस समय जाजल्य देव आक्रमण करता है, मतलब जाजल्य देव एक युवा, और जो सोमेश्वर देव है कहीं ना कहीं बूढ़ा हो रहा था, इस कारण जो है सोमेश्वर देव आसानी से पराजित हो जाता है, ठीक है। जबकि यह व्यवहारिक रूप से युद्ध करने में अधिक सक्षम नहीं रहा होगा, इसी कारण पराजित हुआ तथा जाजल्य देव प्रथम से संधि करने के लिए बाध्य हुआ होगा। डॉक्टर के झा के अनुसार सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी, देखो सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी, इसको ध्यान रखिएगा, अभी 2-3 पत्नियों को उल्लेख देखने को मिलेगा। तो सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी धरन महादेवी, कौन? धरन महादेवी। अभी धरन महादेवी कौन थी? तो कवर्धा के राजा धरणीधर की पुत्री थी, और कवर्धा के राजा धरणीधर राजल्य की पुत्री जाजल्य देव को ब्याही गई थी, ठीक है। इस प्रकार से जाजल्य देव और सोमेश्वर देव जो है साढ़ू भाई थे। ध्यान रखिएगा, क्या थे? साढ़ू भाई। मतलब जो जाजल्य देव है और जो सोमेश्वर देव है, दोनों जो है रिश्ते में बंधे हुए थे। सोमेश्वर को मंत्री और रानियों सहित गिरफ्तार कर लिए जाने पर जाजल्य देव की माता ने उपरोक्त रिश्तों का याद दिलाते हुए अपील की होगी, और जाजल्य देव ने सोमेश्वर व अन्य बंदियों को मुक्त किया होगा। जिस क्रोध से चक्रकोट पर आक्रमण किया था, यह क्रोध पारिवारिक संबंधों की शीतलता से शांत हुआ होगा। मतलब अब जो जाजल्य देव है, ठीक है, सोमेश्वर देव को, मंत्री को और उसकी पत्नी सही सबको जो है बंदी बना लिया। अब उसकी माता पहुंचती है गुण महादेवी और कहती है, भाई आप दोनों तो साढ़ू भाई हो, आप दोनों का रिश्ता है। इसी रिश्ते की याद दिलाते हुए जो है वो बात कहती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और फिर जो जाजल्य देव है सोमेश्वर देव को इसी रिश्ते के कारण जो है छोड़ देता है। जाजल्य देव ने, देखो अभी रिश्ता वाला बात यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सारे किताबों में चीज पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे किताब कॉपी करते हैं, कॉपी करके लिखे हुए हैं लोकल पब्लिशर, है ना। और ये जो है मैं डायरेक्ट आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर राम कुमार बेहार जी की ये किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है, और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरा मकसद यहाँ पढ़ाने का ही है, मैं पीपीटी से आपको जरूर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका समय बचे, ठीक है, क्योंकि मैं लिख लिख के चाहता तो इसको पढ़ा सकता था। जो चैप्टर एक दिन में कंप्लीट होता वो 3 दिन में होता, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट किए थे पीपीटी से पढ़ाना आसान होता है, तो मैं तो बोलता हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं है, जिसको अच्छा लगता है उसके लिए अच्छी बात है, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको कुछ जानना है, वो तो ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा टीचर हूँ या बुरा टीचर हूँ, मेरे को जो आता है जैसे आता है, मेरा मकसद केवल ये है कि आपको ज्ञान मिले, और जो चीजें नहीं मिले उसको आप लिखते जाए, ठीक है। पीपीटी से पढ़ाने का कारण वही है, क्योंकि आपको चीजें जो है, हो सकता है मैं बोलते बोलते कहीं गलत शब्द बोल डालूं, है ना, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, इस कारण पीपीटी से कम आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं।
इसलिए पीपीटी लिखा हुआ है, जैसा बुक में लिखा हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लाइन यहाँ लिखा हुआ है। सब लाइन नहीं लिखा जाता इसमें, जो इंपॉर्टेंट लाइन है जिस जहाँ से कुछ फैक्ट मिल सकता है उसी लाइन को लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि लिखने का कहानी इतना बड़ा है कि आपको ये 7-8 स्लाइड में कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको कहना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाज्जल्य देव ने सोमेश्वर देव को परास्त किया, मगर उसका राज्य अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, वरन सोमेश्वर प्रथम को ही लौटा दिए, क्योंकि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चक्रकोट का नाग वंश 1333 ईस्वी तक बस्तर चक्रकोट में शासन करता रहा। बड़ी घमासान लड़ाई के बाद जीते हुए प्रदेश को पराजित राजा को जाज्जल्य देव ने जो है लौटा दिया था। इसलिए शिलालेख के लेखक ने लिखा है, बताइए आपने संसार में ऐसा कोई और राजा देखा है या सुना है? मतलब इतना बड़ा दानवीर राजा क्या आपने देखा है कि उनकी सेना को पूरा नष्ट कर दिया, राजा को बंदी बना लिया, उसके बाद भी जो उसके जीता हुआ प्रदेश है उसको वापिस ही कर दिया, ठीक है। क्या आपने ऐसा और कोई राजा देखा है क्या? है ना, इतना दिलेर राजा आपने देखा है क्या? ऐसी बात जो है कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाज्जल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर प्रथम की राजधानी को जला डाला था। इसका उल्लेख शिलालेख में मिलता है, देखो, ठीक है। राजधानी को जलाया गया था, शिलालेख में उल्लेख है। सोमेश्वर प्रथम के उत्तराधिकारी कन्हर देव को फिर से राजधानी बसानी पड़ी, ठीक है, मतलब राजधानी को फिर से ये बसाया, ठीक है। स्तंभ आप जानते हैं ना, स्तंभ और नल वंश आप पढ़े होंगे, उसमें भी यही कहानी आपको देखने को मिलता है, ऐसी ही कहानी। सोमेश्वर देव स्कंद वर्मा भी जो है अपने पोड़ागढ़ को बसाते हैं, ठीक है। पोड़ागढ़ में अभिलेख भी लिखवाते हैं। तो सेम कहानी यहाँ भी है कि जो सोमेश्वर देव की राजधानी को जला दी जाती है, उसका बेटा आता है, फिर से राजधानी को बसाता है। सोमेश्वर देव प्रथम के पश्चात कन्हर देव को भी कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव द्वितीय के कोप का भाजन बनना पड़ा और राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। नाग राजाओं की राजधानी अनेक बार बदली, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से नई राजधानी आवश्यक होती थी। सोमेश्वर प्रथम की विरुद्धावली में उत्कीर्ण शब्द महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर यह दर्शाता है राजा महिमावान था। सोमेश्वर प्रथम के स्वर्ण सिक्के बिलासपुर जिले में प्राप्त हुए हैं। देखो, स्वर्ण सिक्के तभी चलाया जा सकता है जब वो राजा महान हो, ठीक है, शक्तिशाली हो और उसके पास यथार्थ संपत्ति हो, ठीक है। सोने के सिक्के चलाना साधारण राजाओं के बस की बात नहीं होती। चक्रकोट के इस छिंदक नागवंशी शासक ने अपने पराक्रम से इतिहास में अपने लिए गौरवपूर्ण जो है स्थान बनाया। कुछ स्थल उसके सेनापति द्वारा जीते गए थे। किसके सेनापति द्वारा? तो सोमेश्वर देव प्रथम के सेनापति द्वारा कुछ स्थल जीते गए थे, जैसे दक्षिण कौशल के 6,96,000 ग्रामों के विजय का वर्णन है। सोमेश्वर के सेनापति यशोराज प्रथम, याद रखेंगे, सोमेश्वर देव प्रथम के सेनापति कौन? यशोराज प्रथम ने 1070 ईस्वी के लगभग यह विजय प्राप्त की थी। वीर यशोराज प्रथम को यह पुरस्कार स्वरूप यह भूभाग राज्यपाल के रूप में शासन करने के लिए दे दिया गया था। मतलब 6,96,000 जो गांव सोमेश्वर देव प्रथम ने जो जीता था, उसको एक्चुअल में जीता कौन था? उसके सेनापति ने जीता था, यशोराज प्रथम ने। फिर यशोराज प्रथम को वो राज्यपाल बना देता है यहीं का और उनको शासन करने के लिए सौंप दिया जाता है। सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुस्पाद शिलालेख से सोमेश्वर के कृतित्व पर, है ना, क्या क्या काम उन्होंने किया उस पर प्रकाश पड़ता है। शक संवत 1019 अर्थात 1097 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर राज विद्या निधि, समस्त जगत का आश्रय, धनुष चलाने में अर्जुन के समान, राजाओं का भी अधिपति, राजाधिराज, वह जन्म से ही कामदेव के समान सुंदर था। मतलब किसी राजा के बारे में इतना बड़ा उल्लेख किए जाना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राजा जो है अपने विद्या में, अपने कार्य शक्ति में, अपने शासन प्रशासन में जो है पारंगत था, उनको सभी चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान था, ठीक है। अपने विरोधियों के लिए अत्यंत भयानक, राजाओं में पुरुरवा समान महिमावान, राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, महेश्वर के समान कालजयी था, ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि सोमेश्वर प्रथम बस्तर के छिंदक नृपति में सर्वाधिक पराक्रमी, कूटनीति में दक्ष, व्यक्तित्व का धनी, या बस्तर के इतिहास में उसका शासनकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा राजा, ठीक है, जो इतना पराक्रम से भरा हुआ था, कहीं ना कहीं उनका नाम भी बस्तर के इतिहास में किसमें लिखा जाएगा? स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अगले अध्याय, अध्याय 5 सोमल महादेवी। देखो इस सोमल महादेवी कौन है, तो याद रखिएगा सोमल महादेवी जो है सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी है। ठीक है, एक आप नाम यहाँ धरनी सुने होंगे और इधर सोमल महादेवी। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम की एक पत्नी का नाम सोमल महादेवी था। पुरुषपाल अभिलेख में उसका नाम आया है। स्वस्ति गंगा जल धावत परम पवित्र जगदेक माता श्रीमत सोमल महादेवी द्वितीय धरत महादेवी। उपयुक्त वाक्यांश से ये पता चलता है कि सोमल महादेवी ने गंगा स्नान किया था। इससे उसकी धर्म के प्रति रुचि का अनुमान लगाया जा सकता है। संभावना व्यक्त की जाती है कि सोमल महादेवी पूर्वी बंगाल के यादव वंशी सामल वर्मा की बहन रही होगी। अब सामल वर्मा का विवाह जो है, देखो अब सामल वर्मा, देखो ये किसकी बहन है, सोमल देवी सामल वर्मा की बहन है। अब सामल वर्मा कौन है, तो सामल वर्मा का विवाह जो है परमार जगदेग की पुत्री मालव्य देवी से हुआ था। नाग सोमेश्वर देव की रानी धरन महादेवी, अभी पढ़े थे ना धरन महादेवी, तो धरन महादेवी के कुरुषपाल अभिलेख में सोमल महादेवी के लिए स्वस्ति गंगा जलधित परम पवित्री जगदेक माता श्रीमत सोमल महादेवी जो है उल्लेखित है। मतलब गंगा जलधित शब्द इस ओर अंकित करते हैं कि उसका पितृगृह गंगा समिस्त बंगाल रहा हो। सोमल महादेवी से नाग सोमेश्वर का विवाह सन 1069 ईस्वी में हुआ होगा, क्योंकि उस समय द्वितीय रानी धरन महादेवी का उपयुक्त पुरुषपाल अभिलेख 1069 का है और इस अभिलेख में सोमल महादेवी का प्रथम रानी के रूप में उल्लेख हुआ है। ठीक है, मतलब जो धरन महादेवी थी वो दूसरी रानी थी। ठीक है, प्रथम रानी कौन थी, तो सोमल महादेवी। ठीक है, इस विवाह की तिथि को 1065 से के पूर्व भी रखना होगा, क्योंकि इस वर्ष के राजपूत ताम्रपत्र में सोमेश्वर के पुत्र कन्हर देव का उल्लेख है। ठीक है, इस अवधि में कन्हर की आयु कितना हुआ था, 10 से 12 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, विवाह की तिथि कम से कम 1050 से 1052 के आसपास होनी चाहिए। सोमेश्वर देव और कवर्धा का फनी नाग छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव का विवाह कवर्धा के नाग नृपति धरणीधर की कन्या धरन देवी के साथ हुआ था। कवर्धा का फनी नागवंश कभी चक्रकोट का तो कभी रतनपुर का जो है पक्ष लेता था। ठीक है, दोनों ओर पक्ष लेता था। ध्यान रखिएगा, दो पत्नियां सोमेश्वर देव की, एक धरन देवी और दूसरा है सोमल महादेवी। ठीक है, छिंदक नागवंश का अंत कैसे हुआ उसको जानते हैं। चक्रकूट में छिंदक नागवंश की सत्ता लगभग 400 वर्षों तक रही। 10वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इस अंचल पर अपना शासन प्रारंभ किया होगा। कम से कम 1323 ईस्वी तक वे यहाँ जो है शासन करते रहे। काकती वंश के लाल कालिंदर सिंह ने, याद रखेंगे काकती वंश के लाल कालिंदर सिंह ने बस्तर के दीवान बैजनाथ पंडा या पंडा बैजनाथ को बतलाया अन्नम देव जब वारंगल से बस्तर आए तब बारसूर के राजा को परास्त किया और मातहती मतलब अधीनता कबूल न करने के कारण उसको जो है मार डाला। अब बस्तर के राजा कौन थे, जब अन्नम देव आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को जो है अन्नम देव जो है पराजित करते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और जब अन्नम देव जो है ना अधीनता स्वीकार नहीं किया, इसी कारण उसको मार दिया जाता है। ठीक है, फिर उसकी बेटी होती है चमेली देवी। अन्नम देव जो है चमेली देवी से भी विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ये चीज जानेंगे कि कैसे और कब जो हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र, उसको मारा जाता है। तो बस्तर के काकती राजवंश से ही संबंधित कुंवर बाल मुकुंद सिंह ने अपने अप्रकाशित ग्रंथ में लिखा है कि मिट्टी के परकोटे से घिरे अपने महल निवास स्थान में राजा हरिश्चंद्र नशे में धूत पड़ा था। अर्धरात्रि को काकती राजा अन्नम देव अपने चुने हुए साथियों के साथ किले के परकोटे को फांद कर महल में जो है प्रविष्ट हुआ और राजा हरिश्चंद्र को कटार से वार से, है ना, कटार मतलब चाकू से मार डाला। ठीक है, छिंदक नागों के प्रबल प्रतिद्वंदी उनके उत्तरी पड़ोसी कलचुरी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ऐसा बताया गया है कि जिस समय अन्नम देव आया उस समय ये मिट्टी के परकोटे वाले महल में रहते थे। ठीक है, और नशे में धुत पड़े थे और आधे रात को जो है अन्नम देव आता है अपने साथियों सहित और उसको मार डालता है। कलचुरियों के बार बार चक्रकोट पर होते रहे आक्रमण, यह उनके अभिलेखों से विदित होता है। मतलब जो कलचुरी है वो चक्रकोट पर बार बार आक्रमण करते थे,
इसी कारण कहीं ना कहीं जो चक्रकोट था वो कमजोर भी हो चुका था। इन आक्रमणों में भी नाग शक्तियों को हीन बना दिया था, जिससे वे अन्नम देव के आक्रमण के धक्के को नहीं संभाल पाए और उनका राज्य जो है धराशायी हो गया। ठीक है, क्योंकि बार बार किसी को आप पराजित कर रहे हो, बार बार कहीं आक्रमण आप करते रहोगे, ठीक है, तो तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो कलचुरी बार बार आक्रमण कर रहे थे चक्रकोट पर। ठीक है, चक्रकोट और कलचुरियों के बीच लगातार जो है आक्रमण होता रहा, जिसका फायदा अन्नमदेव ने उठाया, वारंगल से आया और जो है चक्रकोट पर आक्रमण करके वहां के राजा हरिश्चंद्र को जो है पराजित करता है और खुद जो है सत्ता स्थापित कर लेता है। कलचुरी जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय और उसके पुत्र जाजल्यदेव द्वितीय के द्वारा चक्रकूट पर आक्रमण किए गए। यह उनके काल के अभिलेखों से सिद्ध होता है। अन्नमदेव से पराजित नाग बस्तर से अन्नमदेव से पराजित नाग बस्तर से निर्वासित होकर अपनी बची खुची शक्ति को समेटकर कालाहंडी उड़ीसा के अंचल में अपनी सत्ता जमाने में सफल रहे। मतलब अन्नमदेव से पराजित होने के बाद जो कुछ बचे खुचे राजा बचे थे, ठीक है, नाग राजा, वो बस्तर से हट गए और कहाँ जाकर बस गए, तो उड़ीसा के कालाहंडी में जाकर बस गए और वहां अपना सत्ता जो है जमाने में ये सफल रहे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नल नाग राजा के बारे में बात करते हैं। राजा नल नाग युग में शासन के सर्वोच्च प्रमुख को विभिन्न पदवियों से संबोधित किया गया है। नल राजाओं की उपाधि महाराजा, नृपति, राज्ञ, महीपति, नरेंद्र व महाराजाधिराज होती थे। ठीक है, देखो नल राजाओं की उपाधि क्या क्या, महाराज, नृपति, राज्ञ, महीपति, नरेंद्र और महाराजाधिराज। जबकि नाग युग में महाराजाधिराज, ठीक है, नल युग में क्या था, ये सब था। ठीक है, नाग युग में क्या क्या था, नाग युग में महाराजाधिराज, महाराज, राजाधिराज, महाराज, राजा तथा राजा उपाधि से शासन के सर्वोच्च प्रमुख को जो है संबोधित किया गया था। नल में महाराज, नृपति, ठीक है, नरेंद्र, महाराजाधिराज, जबकि नाग में महाराजाधिराज, महाराजा, राजाधिराज ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन्हें पूर्ण समृता प्रभुता संपन्न बताने के लिए विश्व विशंभर, परम भट्टारक, महेश्वर, परमेश्वर, अधीश्वर, नरेश्वर, परम महेश्वर, पार्थिवेंद्र जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। ठीक है, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सारी जनता को प्रजा कहा जाता है, मतलब जो राजा है, और राजा के अधिकार क्षेत्र में जितने भी जनता आते थे उनको प्रजा कहा जाता था। राजा शासन तंत्र का सर्वोच्च जो है प्रमुख होता था, या जो प्रमुख अधिकारी होता था बोलो, या है ना, या उसके अधीन और भी मंत्री वगैरह रहते थे, मतलब सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसके अधीन विभिन्न श्रेणियों के सामंत होते थे। ठीक है, राजा के नीचे सामंत, सेनापति, मंत्री, पुरोहित, न्यायाधीश, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी आदि होते थे। राजा की आज्ञा सामान्यतः सर्वोच्च होती थी, यद्यपि उस पर धर्म, परंपरा, लोक मर्यादा, रीति नीति आदि के भी बंधन होते थे। राजा अपने अधीनस्थ सामंतों से कर, सैन्य व रसद, भेंट, उपहार भी प्राप्त करते थे और उन्हें पद शासन क्षेत्र में स्वीकृत भी करते थे। पंच प्रधान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, नाग राजाओं में छिंदन नागवंशी जैसी देव के सुनारपाल अभिलेख 6, अभिलेख नंबर 6 में पंच प्रधान शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, पंच प्रधान शब्द मतलब 5 प्रधानों का उल्लेख हुआ है। कौन कौन से 5 प्रधान है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो पंच प्रधान मतलब 5 प्रधान रहे होंगे ऐसा उल्लेख मिलता है, लेकिन केवल 4 का नाम मिलता है, एक का नाम नहीं मिलता। जैसे महाप्रधानी, महाप्रधानी मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा, महाप्रधानी मतलब प्रधानमंत्री। पदिवल मतलब दवारिक अथवा राजमहल का प्रबंध करता अधिकारी। ठीक है, चौरी कुमार मतलब चमर या चामर की व्यवस्था का प्रभारी राजकुमार। ठीक है, सर्ववादी नायक कहने का मतलब गुप्तचर विभाग का प्रधान। ठीक है, मैं अभी बताया आपको कि 4 प्रधानों का ही उल्लेख देखने को मिला है। नाम दिया गया है पंच प्रधान, लेकिन उल्लेख कितने का दिखा गया है, 4 का। ठीक है, 5वें का नहीं मिलता उल्लेख हमको। 5वें प्रधान के पद के संबंध में कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। राय बहादुर हीरालाल लेकिन लिखते हैं पंच प्रधान का अर्थ जो है 5 मंत्री हो सकता है। पूर्वी चालुक्यों के दान पत्रों से यह ज्ञात होता है कि राजा बहुधा निम्नांकित 5 लोगों के समक्ष दान किया करते थे। पहला मंत्री, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज और 5वां दवारी। मतलब ये अनुमान लगाते हैं कि जैसे चालुक्यों के दान पत्रों से ज्ञात होता है, ठीक है, राजा जो है इन 5 के समक्ष जो है दान वगैरह करते थे। ठीक है, इन्हीं को पंच प्रधान कहा गया है। लेकिन जो शिलालेख में उल्लेखित है
पंच प्रधान उसमें केवल 4 का नाम मिलता है, एक पद का नाम नहीं मिलता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि छिंदक नागों की शासन व्यवस्था तत्कालीन दक्षिण भारतीय राज व्यवस्थाओं से प्रभावित थी, अतः उन्हीं के अनुकरण पर ही चक्रकोट या चक्रकोट में पंच महासभा की स्थिति रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं महागोष्ठ के बारे में। चक्रकोट के राजा हरिश्चंद्र देव के समय टेमरा सती प्रस्तर अभिलेख में महागोष्ठ का उल्लेख निम्नानुसार हुआ है। स्वती श्री चक्रकोट राष्ट्रीय श्री सैफ राज्यस्य तेमारा स्थाने महागोष्ठ संभवसा प्रकल्कम नारायण प्रचिता। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि राय बहादुर हीरालाल ने अभिलेख का संपादन करते हुए महागोष्ठ का अर्थ इस ग्राम में परिलक्षित किया है। महागोष्ठ का मतलब ग्राम बताया है, किंतु यह अर्थ जो है अप्रासंगिक जो है प्रतीत होता है। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल ने कांकेर के सोमवंशी राजा पंपराज देव के कांकेर ताम्रपत्र का संपादन करते हुए लिखा है कि 1207 ईस्वी के एक चालुक्य दान शासक जो है शासन में आए हुए शब्द में गौष्ठिके का अर्थ लगाया है। मतलब क्या लगाया है? गांव बताया गया है। प्रतीत होता है कि छिंदक नागकालीन बस्तर में महागोष्ठ ऐसी कोई सलाहकार समिति थी। ठीक है, पहले इसका महागोष्ठ का अर्थ क्या बताया गया था? गांव। ठीक है, लेकिन ये जो है अप्रासंगिक प्रतीत होता है। फिर बाद में जो महागोष्ठी के शब्द का उपयोग हुए है, गोष्ठी के, उसका अर्थ जो है महागोष्ठ बताया गया है। फिर महागोष्ठ को क्या बताया गया है? एक सलाहकार समिति रही थी, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो महागोष्ठ एक सलाहकार समिति थी, वो क्या करती थी? जो प्रशासन वगैरह होता था उसमें ये सहायता प्रदान करती थी। अब नर बलि का भी उल्लेख देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। लोक विश्वास का राजनीतिक प्रभाव नाग युगीन बस्तर में सामाजिक कुरीति से विकृत स्वल्प का पता नागनिपति मधुरांतक देव के राजपूत ताम्रपत्र से चलता है। ठीक है, मतलब मधुरांतक देव के जो राजपूत ताम्रपत्र उसमें नरबली का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इस ताम्रपत्र का संपादन करते हुए राय बहादुर हीरालाल जी लिखते हैं, ठीक है, परोक्ष रूप से नर बलि के लिए बाध्यों की पूर्ति का प्रबंध करने के लिए निमित्त मेदीपोटा, एक गांव था मेदीपोटा, ठीक है, और मेदीपोटा कहाँ है? तो राजपुर। ठीक है, याद रखें, राजपुर ग्राम। ठीक है, मेदीपोटा। ठीक है, तथा उसके वंशजों के लिए राजपुर ग्राम कुछ सुविधाओं के साथ जो है प्रदान किया गया था। उनका कथन है कि दान का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, फिर भी परोक्ष रूप से छुरी प्रबंध, मतलब एक शब्द दिखा है छुरी प्रबंध, अथवा छुरी प्रबंध का उल्लेख किसी वध की व्यवस्था की ओर संकेत करता है। हीरालाल जी का मत है कि नर बलि हेतु दान किया गया था। ठीक है, युक्ति संगत प्रतीत होता है, क्योंकि यदि नर बलि को छोड़ अन्य बलि होता तो निसंकोच जो है उल्लेख किया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नर बलि हेतु बाध्य पूर्ति संबंधित दान व्यवस्था रही होगी, इसी कारणवश उसका स्पष्ट उल्लेख करवाना जो है दानदाता ने उचित न समझा हो। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? देखो, ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, याद रखिएगा। देखो, नर बलि के लिए क्या किया गया था, इस चीज को समझिएगा। यहाँ से पढ़ने से एक चीज समझ आता है कि नर बलि के लिए जो है राजपुर ग्राम में को जो है दान किया गया था, समझो, और उसको मेदीपोटा, ठीक है, प्रबंध करने के लिए, है ना, कि नर बलि का प्रबंध करना है इस गांव में। ठीक है, उसके लिए एक प्रबंध समिति बनाई गई थी, जिसको है ना मेदीपोटा कहा गया था। ठीक है, और यहाँ छुरी प्रबंध का उल्लेख मिलता है। छुरी प्रबंध मतलब इस गांव में या मेदीपोटा में कहा गया था, ठीक, कि नर बलि हेतु क्या करना है? छुरी का प्रबंध करने का उल्लेख जो है कहा गया। अब देखो, यहाँ एक चीज समझ आएगा, ताम्रपत्र भी अंकित है कि छुरी प्रबंध अथवा प्रबंध कोई प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जिस समय नर बलि होगी उस समय कोई प्रवेश नहीं करेगा। योगिनियों के आचार्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसी उद्देश्य से ग्राम को अधिकृत किया गया जाता है, जिससे सभी जीवों का भला हो सके। मतलब ये जो नरबलि दिया जाएगा, ठीक है, गांव के भलाई के लिए दिया जाएगा, ऐसा ये बात कही गई है। इससे भी ज्ञात होता है कि ग्राम दान किसी धार्मिक उद्देश्य जैसे राजा अथवा उसके पूर्वजों की पुण्य वृद्धि हेतु नहीं, बल्कि नितांत लौकिक उद्देश्य थे। अतः जन सामान्य तथा समस्त प्राणियों के समाज कल्याण के लिए दान किसी ब्राह्मण को नहीं गया था, बल्कि मेदी पोटा को दिया गया था, जिसे पात्र 12 कहा गया है। इसे ग्राम दान तथा 70 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नागवंशी शासक का उल्लेख मिलता है। नागवंशी शासक में राज परिवार की महिलाएं
भी भाग लेती थी, जिसे मासक देवी एक महिला थी, ठीक है, याद रखिएगा। नागवंशी शासन काल में जो है राज परिवार की महिलाएं शासन में भाग लेती थी। मासक देवी ऐसी ही महिला थी, इसका उल्लेख हुआ है। दंतेवाड़ा शिलालेख में 5 महासभा के मुखियों का नियम बनाए जाने का उल्लेख है। यह नागवंशी शासन में महासभाओं के महत्व को सूचित करता है। महासभा जो नियम बनाते थे, राजा उन्हें जो है मान्य करता था, ठीक है। चक्रकोट का नागवंशी शासन जनप्रतिनिधियों को कितना महत्व देता था, इससे ज्ञात होता है। चक्रकोट के नाग नरेश प्रजा के अधिकारों का स्वतः हरण नहीं करते, ठीक है। दंतेवाड़ा के शक संवत 1062 ईस्वी के शिलालेख में नाग राजा द्वारा, यहाँ याद रखिएगा, नाग राजा द्वारा एक किसान से, ठीक है, 1062 दंतेवाड़ा का जो शिलालेख है, ठीक है, 1062 ईस्वी का, उसमें शिलालेख में एक नाग राजा जो है किसान से बोरी गांव, ठीक है, बोरी ग्राम जो है खरीदते हैं, मतलब एक गांव खरीदते हैं जिसका नाम है बोरी ग्राम, और उस गांव को जो है मंदिर बनाने के लिए दान में दे देते हैं, ठीक है। राजा ने किसान से गांव नहीं छीना, वरन उसको खरीदा। नागवंशी राजाओं ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। इन विरोधों में भी बहुत ही अत्युक्ति है। तथापि इस प्रकार से अभिमान रखने वाले राजा किसी के मांडली बनकर नहीं रह सकते थे। इतनी बात तो स्पष्ट झलकती है। नागवंशी नरेश कितने भी वीर क्यों न हो, मगर उनके श्री पूर्ण होने का प्रमाण नहीं मिलता। उनके बनवाए मंदिर मकान इस कोटि के नहीं है जिनसे उन्हें अतुलित संपत्ति के स्वामी जो है माना जा सके, ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ कुछ शब्द आपको याद रखना है। एक तो याद रखना कि बोरी ग्राम जो है दान में दिया था मंदिर बनाने के लिए राजा ने, नागवंशी राजा ने, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1062 ईस्वी के शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है। शासन में जो है एक महिलाएं जो है भाग लेती थी, जिसको, ठीक है, एक देवी मासक देवी का उल्लेख देखने को मिलता है। मेदी पोटा जो है दान, जिसका जिस गांव का दान किया गया था, राजपुर है ना, राजपुर ग्राम था, ठीक है। और प्रबंध करने के लिए एक बताइए बाध्यों की पूर्ति के लिए, जहां क्या देखो यहाँ समझो, जिनका बलि देना है उसकी पूर्ति करना है, मतलब किसका बलि देना है इसकी पूर्ति का प्रबंध करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी, मेदी पोटा को। और मेदी पोटा कहाँ बनाया गया था, तो मेदी पोटा बनाया था राजपुर के गांव में, मतलब राजपुर ग्राम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात की पता कहाँ से चलता है, मधुरांतक देव के राजपुर ताम्रपत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। ये 5वां अध्याय आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा, क्योंकि इसमें शब्द ऐसे लिखे हैं, थोड़ा कठिनाई से भरा हुआ शब्द है, ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी टाइप से ये लिखा हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है उसको भी ध्यान रखिएगा। जो 4 मैं आपको शब्द बताया है ना, पंच प्रधान जो शब्द बताया मैं, उसको जरूर लिखिएगा। उसमें 4 का उल्लेख है, एक का पता नहीं चलता, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो भी बातें मैं बताया हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है।